खामोश घनी अंधेरी रात को जब सब कोई घर के अंदर सोए हुआ था, कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र की जमीन हिलने लगी और उनमें से दो हाथ बाहर आए। धीरे धीरे कब्र की बची हुई मिट्टी झटकार कर एक साया कब्र से बाहर निकला। वह कब्र करीब 150 साल पुरानी थी। बाहर निकलकर वो साया जोर से चीखा। कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी चीख सुनकर कब्रिस्तान के सारे चमगादड़ उड़ने लगे। वो धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकला और फिर उसने अपना भयानक रूप छोड़कर एक खूबसूरत युवक का रूप धारण कर लिया। सुनसान सड़क से निकलकर वो एक हाईवे पर लिफ्ट के इंतजार में खड़ा था। तभी उसके सामने से एक कार में बैठे कुछ नवयुवक निकले। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि उन लोगों ने अपनी कार वहीं पर रोक दी। उस युवक ने तुरंत एक व्यक्ति को झपट्टा मारकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने साथ कब्रिस्तान में ले आया। अपनी कब्र पर ले जाकर वो उसका खून पीने लगा। जैसे ही उसके शरीर का खून खत्म हुआ, वो अपने नए शिकार की तरफ चल दिया। आज भी अमावस्या की रात है, हो ना हो वो वैम्पायर वहीं कहीं मौजूद होगा। अरे यही कहीं नहीं, बल्कि वो तुम्हारे पीछे है। बचो सोनिका। ऋतिका की बात सुनकर सोनिका जोर से चीखकर अपने पीछे देखने लगी। वहां पर कोई नहीं था। ऋतिका, सोनिका, स्वरा और मेघा चारों दोस्त वीकेंड में एक फार्म हाउस में आए हुए थे। टाइम पास के लिए ऋतिका सबको भूत की कहानी सुना रही थी। सोनिका को डरा हुआ देख मेघा और ऋतिका दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। ये कैसा मजाक था? कोई इस तरह का मजाक करता है क्या? यार वीकेंड पर आए हैं, मस्ती तो करेंगे ना। मगर तू कितनी डरपोक है कि इतनी सी बात सुनकर तेरी चीख निकल गई। वो क्या कोई और भी होता तो डर जाता। ये फार्म हाउस इतना भयानक लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, हम लोगों की कमरे से कब्रिस्तान नजर आ रहा है। ये मेरे चाचा का फार्म हाउस है, तो क्या मुझे इतना भी पता नहीं होगा? चाचा ने पहले ही कहा था कि कब्रिस्तान की तरफ मत जाना, वरना। यार ये दोनों पहले ही डरी हुई हैं और तू इन्हें बिना मतलब और डरा रही है। डरा नहीं रही हूँ, बल्कि सच कह रही हूँ। चाचा ने कहा था कि कब्रिस्तान की तरफ रात में खौफ का वो मंजर होता है कि जो देख ले वो सारी जिंदगी नहीं भूलता। ऋतिका की आवाज काफी रहस्यमयी थी। कब्रिस्तान की बात करते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर उसने बात को बदल दिया। काफी देर चारों बातें करती रहीं। तभी हॉल की घड़ी ने रात के करीब 12 बजे तो ऋतिका वहां से उठकर एक दूसरे कमरे में चली गई। उसके शरीर में अजीब सी अकड़न हो रही थी। दर्द से परेशान होकर चीखना चाह रही थी, मगर आवाज उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी। उसके इस तरह से चले जाने से वो तीनों हैरान थी। कुछ देर बाद वो नॉर्मल होकर वापस आई तो तीनों सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। क्या हुआ? इस तरफ क्यों देख रही हो? तुम अचानक उठकर क्यों चली गई? कुछ नहीं यार, नेचर कॉल। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। रात बहुत हो चुकी है, हम लोग सो जाते हैं। मेरा कमरा वहाँ सामने है। तुम लोगों को अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। कहते हुए ऋतिका जाने लगी तो स्वरा ने जाकर उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करने आए हैं, फिर इस तरह अलग अलग सोने का क्या मतलब है? यहाँ हॉल में साथ में सोते हैं ना। साफ साफ बोलना कि तुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग सब साथ में ही सो जाएंगे। कहते हुए उसने फार्म हाउस के केयरटेकर को आवाज लगाई और सबके सोने का इंतजाम हॉल में करवा लिया। सभी सो चुके थे। तभी रात के करीब 2 बजे सोनिका की नींद खुली तो उसने देखा कि स्वरा और ऋतिका दोनों ही गायब हैं। वो उन दोनों को सब तरफ ढूंढने लगी, मगर वो दोनों उसे कहीं भी नजर नहीं आई। तभी उसने हॉल की दूसरी तरफ देखा तो खिड़की से दूर 2 साए जाते हुए नजर आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो ऋतिका आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे स्वरा सम्मोहन में बंधी हुई चली जा रही थी। वो दोनों धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। सोनिका ने उन दोनों को रोकने के लिए आवाज लगाई, मगर वो दोनों उसे अनसुना कर आगे ही बढ़ रही थी। सोनिका भागते हुए उसके पीछे जाने लगी, मगर वो दोनों उसके आगे ही रही। तभी उसने देखा कि एक कब्र में
हलचल होने लगी और एक कंकाल बाहर आया। उस कंकाल को देखकर सोनिका की आंखें फटी की फटी रह गई, मगर वे दोनों अभी भी उस ओर ही बढ़ रही थी। उसके करीब जाकर ऋतिका ने उसे झुककर सलाम किया, मानो वो उसकी दासी हो। देखते ही देखते ऋतिका के शरीर में परिवर्तन होने लगा। एक खूबसूरत सी लड़की के बदले वो एक सड़ी गली लाश में बदलने लगी। उसके शरीर में जगह जगह से खून बह रहा था। जैसे ही ऋतिका अपने असली रूप में आई, उसका तिलिस्म टूट चुका था। स्वरा को होश आया, वैसे ही अपने सामने दो भयानक कंकालों को देखकर उसकी चीख निकल गई। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो ऋतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों को मोड़कर उसकी गर्दन उसके करीब ले आई। उसने उसकी गर्दन में अपने दो दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगी। कुछ देर बाद जब उसमें एक बूंद भी खून नहीं बचा तो उसने अपने बड़े बड़े दांतों और नाखूनों से उसके शरीर को नोचकर खा लिया। ये पूरा नजारा देख सोनिका बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो उसी कब्रिस्तान में थी। उसके सामने न तो स्वरा की लाश थी और ना ही ऋतिका का कोई नामो निशान। मैं यहाँ कैसे? मैंने जो कुछ भी देखा वो सपना था या फिर हकीकत? क्या ऋतिका सच में वैम्पायर है? इस फार्म हाउस के बारे में हमने जो कुछ सुना था, क्या वो सच है? यदि इसमें जरा भी सच्चाई है तो स्वरा की लाश कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन पूरी बातों से अनजान मेघा अभी भी वहां सो रही थी। सुबह के 4 बजे जब उसकी नींद खुली तो तीनों लड़कियां वहां से गायब थी। उसने सब और उन तीनों को ढूंढा, मगर उसे कोई नहीं मिला। वो उन लोगों को ढूंढते हुए घर की छत पर जा पहुंची। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी निगाह कब्रिस्तान की ओर गई। उसने देखा स्वरा वहां पर खामोश सी बैठी और सोनिका जोर जोर से हिल रही थी। ये दोनों उस कब्रिस्तान में क्या कर रही हैं? और ऋतिका, वो क्यों नजर नहीं आ रही है? कहाँ गई वो? मेघा खुद से ही सवाल कर रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर के कारण पसीने पसीना हो गई। वो धीरे से पलटकर पीछे देखने लगी तो वहां पर ऋतिका खड़ी थी। इतनी रात गए तुम छत पर क्या कर रही हो? मना किया था ना, कब्रिस्तान क्यों नहीं जाना है? कहते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। एक तो पहले ही उसने सोनिका और स्वरा को कब्रिस्तान में देखा, ऊपर से ऋतिका की लाल लाल आंखें डर के कारण उसका बुरा हाल हो चुका था। वो मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पहुंची। तुम लोग कहाँ थे? और सामने देखो, स्वरा और सोनिका शमशान में क्या कर रहे हैं? कहते हुए उसने कब्रिस्तान की ओर इशारा किया तो वहां पर कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो पलटी, सामने सोनिका और स्वरा दोनों खड़ी थी। दोनों का शरीर एकदम सफेद और आंखों की जगह गड्ढे हो रखे थे। देखते ही देखते ऋतिका भी एक सड़ी गली लाश में बदल गई। अपनी तीनों दोस्तों का ये हाल देखकर मेघा बहुत जोर जोर से चीखने लगी। क्या हुआ मेघा? तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? हम तो अब भी तुम्हारे दोस्त हैं। आ जाओ हम लोगों के पास। आओ, तुम्हें भी वैम्पायर बना देती हूँ। हम लोग मिलकर सबका खून चूस लेंगे। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। तीनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। वो डरते हुए पीछे हट रही थी। टेरेस की छत से गिरकर मेघा वहीं तड़प तड़प कर मर गई। कुछ दिनों के बाद स्वरा, मेघा, ऋतिका और सोनिका चारों हाईवे पर खड़ी लिफ्ट मिलने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उन्हें देखकर कार रोक दी। चारों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, फिर उस कार में बैठ गई। कुछ पल के बाद कार का खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया था और कार सीधे जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर रुकी। आज फिर कुछ इंसानी चीखों से वो कब्रिस्तान गूंज रहा था।